आज हम लोग चैप्टर 7 में एक नया टॉपिक हाई लेवल लैंग्वेज में ही बात करेंगे, कोबोल की बात करेंगे। तो कोबोल जिस प्रकार अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज पढ़े, ठीक है, बेसिक पढ़ा, सेम उसी प्रकार कोबोल भी आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो देखते हैं कोबोल के बारे में। तो कोबोल जैसा मैंने आप लोग को बताया क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम बात करें कि कोबोल को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया, तो हम लोग देख सकते हैं कि कोबोल को सबसे पहले 1959 में, किस सन में याद किया गया, 1959 में कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज। इस बात को देखेंगे किसमें, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज। अगर इसको शॉर्ट में बोले तो CODESAL नामक समिति यानी कमिटी ने आंसी के बारे में मैंने पहले बताया था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट, तथा ISO मतलब ये भी एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, 1959 में कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेज नामक कमेटी आंसी तथा ISO द्वारा विकसित यानी डेवलपमेंट किया गया था। आगे हम बात करते हैं कोबोल है क्या, या कोबोल का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि कोबोल को बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कोबोल को किस लिए बनाया गया, कोबोल को किस लिए बनाया, कॉमन बिजनेस पर्पज के लिए। जैसे कि फोर्ट्रॉन की बात करते थे, फार्मूला ट्रांसलेशन यानी साइंटिफिक के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे कोबोल की बात करें तो कॉमन बिजनेस, तो कोबोल को किसके लिए, व्यवसाय यानी बिजनेस के विकास के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया था, बिजनेस में डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, न कि सिस्टम में प्रोग्राम लिखने के लिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी है ये जरूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन ये प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका विकास जो किया गया था ये किसके लिए किया, व्यवसाय के लिए बनाया गया था, न कि सिस्टम में प्रोग्राम लिखने के लिए बनाया था। यह व्यवसाय यानी बिजनेस के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो उस समय की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर है, लेकिन ये किस लिए जाता था, बिजनेस पर्पज के लिए, यानी बिजनेस में जो एप्लीकेशन यूज होते हैं उनको प्रयोग में लाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए कोबोल का इस्तेमाल किया गया। कोबोल को बात करें तो कोबोल जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संस्करण होते हैं, वर्जन्स होते हैं, सेम उसी प्रकार कोबोल का जो वर्जन था उसे कोबोल 61 यानी कोबोल 61 कहा गया। तो हमने जैसे देखा था कि ये वर्जन के नाम कैसे होते हैं। वर्जन के अगर नाम की हम लोग बात करें तो जब पहला आया तो फर्स्ट, दूसरा आया सेकंड, तो इस तरह नाम होते हैं। और दूसरा कई बार तरीका होता है, जिस ईयर में वो डेवलप किए गए हैं वो ईयर उनके साथ जोड़ दिया जाता है। तो कोबोल की बात करें तो 1961 में, ठीक है, चूंकि 1961 में इसको संशोधित या रिवीजन किया गया, इसलिए इसे कोबोल 61 कहा गया। तो कुछ संशोधन रिवीजन के साथ जारी कर दिया गया था। इसमें सभी निर्देशनी कमांड को अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड में कोडिंग किया जा सकता था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो इंग्लिश पे ही बेस्ड है, और वो भी अमेरिकन इंग्लिश पे बेस्ड है। ठीक है, कोबोल का बात करें तो कोबोल का उपयोग सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज, यानी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज की तरफ बोल सकते हैं, अपने अपने बिजनेस में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है। तो कोबोल का प्रयोग सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग में करते थे। दूसरा, यह एक ह्यूज डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल कर सकता था। अगर बहुत बड़ा डेटाबेस है आपका तो कोबोल का इस्तेमाल हम डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए भी कर सकते थे कोबोल को। ठीक है, आगे कोबोल की कुछ और विशेषताओं के बारे में बात करें, फीचर्स के बारे में बात करें। जैसा कि अभी हमने कुछ फीचर्स तो पढ़ ही लिया, समझ ही लिया कि कोबोल का जो मेन उद्देश्य था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड था, और बिजनेस में एप्लीकेशन के प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, न कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड लैंग्वेज, तो यह एक मानक भाषा यानी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसे IBM, ठीक है, और AS 400 पर्सनल कंप्यूटर आदि मशीनों पर कंपाइल्ड और एग्जीक्यूट किया सकता था। तो इन मशीनों पर हम इसे कंपाइल्ड और एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो पहली बात हो गई, यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। दूसरा बात करते थे,
व्यापार उन्मुख यानी बिजनेस ओरिएंटेड, नाम ही है इसका बिजनेस के लिए है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल को जो है वित्तीय डोमेन यानी फाइनेंशियल डोमेन तथा डिफेंस डोमेन आदि से संबंधित व्यवसाय उन्मुख अनुप्रयोग यानी बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए किया गया था? अब जैसे अब शुरुआत से हम बताते चला आ रहा हूं कि इसका जो डोमेन था बिजनेस के लिए, साथ साथ बिजनेस के साथ साथ इसे डिफेंस से भी जुड़ा गया, बिजनेस के साथ साथ इसे डिफेंस से भी जुड़ा गया। यह अपनी उन्नत सुरक्षा प्रबंधन यानी एडवांस हैंडलिंग कैपेसिटी के कारण दस्तावेज यानी डेटा को बड़ी मात्रा ह्यूज वॉल्यूम को बड़े आसानी से संभाल सकता था। कोबोल की कैपेसिटी क्या थी? कोबोल बड़े बड़े डेटाबेस जो कि यूज होते थे, चाहे डिफेंस में हो चाहे बिजनेस में हो, उनको बड़े आसानी से ये इस्तेमाल कर सकते थे और उन्हें बड़े आसानी से उनको हैंडल कर सकते थे। आगे हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर्ड की बात। अगर हम कोई लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज कई प्रकार की होती है, जैसे स्ट्रक्चर्ड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अगर हम कोबोल की बात करें, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कोबोल जो है, कोबोल में तार्किक नियंत्रण लॉजिकल कंट्रोल होता है। लॉजिकल कंट्रोल मतलब जैसे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, कब होगा कब नहीं होगा, तो इसमें यूज किया सकता था। दूसरा स्ट्रक्चर्ड यानी एक स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा जिसके कारण इसे पढ़ना, रीड और मॉडिफाई करना आसान है। देखिए कोई भी चीज अगर एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन में होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी तो हम इसे आसानी से उसमें प्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर अगर कहीं कहीं गलती है या कहीं एरर है तो उस एरर को हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। थोड़ा आप समझते हैं इसको, किसका मेथड क्या है, किस प्रकार इसको प्रोग्राम किया जाता है। तो हम देखें, अगर हम प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, तो अगर प्रोग्राम की बात करें तो फिर इसमें डिविजन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या जावा की बात करें तो वहाँ इस प्रकार कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता कि आप पहली लाइन में ये लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे, इसमें बड़ा इस तरह की चीज़ों को बड़ा ध्यान रखा गया। तो प्रोग्राम की बात करें, डिवीजन, सेक्शन, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, और अगर हम सेंटेंस वाइज स्टेटमेंट एंड कैरेक्टर। तो यानी कोबोल को हम समझें तो अगर उल्टे क्रम में समझें तो जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज समझते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो बिल्कुल जो बेस है वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर के बाद अगर कैरेक्टर से मिलकर क्या बना होता है, स्टेटमेंट होता है। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट की बात करेंगे। और स्टेटमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, हम स्टेटमेंट, कई स्टेटमेंट में से सेंटेंसेस बनते हैं, बिल्कुल सही। और स्टेटमेंट से मिलकर हम पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ से मिलके हम सेक्शन में आते हैं, सेक्शन से मिलके डिवीजन, और डिवीजन से मिलके प्रोग्राम्स। यानी ये पूरा स्ट्रक्चर है कोबोल का। यानी बेसिक यूनिट है कैरेक्टर और अल्टीमेट यूनिट है प्रोग्राम, ठीक। तो इसको हमने अभी देखा, समझा कि किस प्रकार कोबोल का ये स्ट्रक्चर है। आगे हम बात करते हैं कोबोल प्रोग्राम की जो स्ट्रक्चर को कई भागों में डिवाइड किया है, जैसा आपने देखा ही। तो पहला जैसे भाग है सेक्शन। सेक्शन की बात करें तो यह पैराग्राफ, सेक्शन किससे मिलकर बना है, यह पैराग्राफ का कलेक्शन होता है। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन पैराग्राफ का कलेक्शन होता है। इसी प्रकार पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ जो है यूजर द्वारा डिफाइंड होता है, पहली बात तो ये है। और ये एक निश्चित समयावधि, समयावधि मतलब टाइम पीरियड के लिए पूर्व निर्धारित, प्री डिफाइंड नामक होता है। मतलब यहां पर जो पैराग्राफ होगा वो भी प्री डिफाइंड होगा। इसमें शून्य, जीरो सा उससे अधिक वाक्य या सेंटेंसेस होते हैं। मैं बात करूं कि जब मैंने इसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, कोबोल में प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, तो चूंकि मैं सी लैंग्वेज पढ़ चुका था, उसके बाद कोबोल पे आया, तो सी में इतना ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन कोबोल में बड़ा लाइन का, पैराग्राफ का, एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इसमें यहां देखिए, तो पैराग्राफ तथा अनुभाग, सेक्शन या विभाजन, डिवीजन का एक उपखंड सब डिवीजन है। यानी यहां पर कई चीजों, एक हियरार्की बनी है किसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसको और हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसके बाद वाक्य, सेंटेंस, ये कॉमन चीज है। जैसे हम लोग जगत जनरल हिंदी, इंग्लिश या कोई भाषा समझते हैं तो उसमें भी लगभग यही होता है कि पहले हम कैरेक्टर सीखते हैं, कैरेक्टर के बाद हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, और तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो सेंटेंस क्या है, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो एक या एक से अधिक स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेंटेंस एक निश्चित समय, टाइम पीरियड के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब इस सब में भी एक टाइम पीरियड सब में जुड़ा हुआ है।
आगे अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोबोल का स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट ही प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता है, जो हम प्रोसेसिंग में प्रयोग होता है दैट इज द स्टेटमेंट। अब हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर जो सबसे पदानुक्रम यानी हियरार्की, मैं बता ही रहा था, हियरार्की वाला होता है तथा विभाज्य डिविजन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कैरेक्टर जो सबसे छोटा है उससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी ये पूरा का पूरा कोबोल का स्ट्रक्चर था कि कोबोल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आपने देखा कोबोल में कैरेक्टर होता है, ठीक है, सबसे छोटा कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बाद स्टेटमेंट है और इन स्टेटमेंट के बाद सेंटेंसेस है, बाकी आपने उधर हमने आपको बताया ही था। अब आगे और देखते हैं कि कोबोल में और क्या क्या फीचर्स हैं। तो कोबोल की जिसे बात कर रहे थे विभाजन, डिवीजन, अगर डिवीजन की बात करें तो कोबोल का जो प्रोग्राम है 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो कोबोल के प्रोग्राम को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड, पहला आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक, सेकेंड इज द इन्वायरमेंट डिवीजन, इन्वायरमेंट डिवीजन जहां पे इन्वायरमेंट होगा। थर्ड इज द डेटा डिवीजन, थर्ड जो है डेटा डिवीजन होगा। और फोर्थ जो है प्रोसेसिंग डिवीजन। आपको बताऊं कि इस तरह का मैंने इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, सी पढ़ा, C++ पढ़ा, जावा पढ़ा, विजुअल बेसिक पढ़ा, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने पढ़ी और उसमें काम किया भी हूं, लेकिन इस तरह का डिवीजन जिस तरह का कोबोल में है, इस तरह का डिवीजन और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आज तक नहीं देखा। यानी हर चीज को बड़ा वेल डिफाइंड तरीके से यहां पर डिवाइड किया गया है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, दूसरा है इन्वायरमेंट डिवीजन, तीसरा है डेटा डिवीजन और चौथा आपका है प्रोसीजर डिवीजन। अब हम वन बाय वन इन सारे डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नाम बता रहा पहचान डिवीजन, तो पहचान डिवीजन को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, यह प्रत्येक कोबोल प्रोग्राम का पहला और एकमात्र अनिवार्य विभाजन डिवीजन है। अच्छा देखिए, हर प्रोग्राम का कोई ना कोई हिस्सा कंपलसरी होता है और कुछ हिस्सा ऑप्शनल होता है। यानी जरूरी नहीं कि जैसे कि अगर हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान लें C++, जावा, तो ऐसा नहीं कि अब हर चीज को यूज करना कंपलसरी है। जैसे अगर हम C की बात लें तो भाई हमें एक प्रोग्राम में हेडर फाइल लगाना है, हेडर फाइल के बाद हमें मेन बताना है, मेन के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं, फिर उसमें स्टेटमेंट लगाना। अब जरूरी नहीं उसमें हम फॉर लूप भी लगाएं या कंट्रोल लगाएं। तो सेम इसी प्रकार जो इसमें चारों डिवीजन है, चारों डिवीजन में अगर हम बात करें कि ऑप्शनल या कंपलसरी की, तो जो पहचान प्रभाग यानी आइडेंटिफिकेशन डिवीजन है, यह कोबोल का पहला मतलब फर्स्ट और एकमात्र अनिवार्य डिवीजन, यानी बाकी ऑप्शनल है। बाकी अगर हम यूज करें या ना यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन डिवीजन यूज ही करना होगा, यह आपका कंपलसरी डिवीजन है। ठीक है, तो प्रोग्राम और कंपाइलर द्वारा, यानी जो प्रोग्राम है या कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर द्वारा इस प्रभाग का उपयोग प्रोग्राम की पहचान करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? प्रोग्राम की पहचान के लिए करते हैं। और इस डिवीजन की हम बात करें, इस डिवीजन में प्रोग्राम आईडी अनिवार्य पैराग्राफ है, यानी इसमें प्रोग्राम आईडी सबसे कंपलसरी है। और प्रोग्राम आईडी, अब इसको समझिएगा, प्रोग्राम आईडी उस प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम आईडी क्या है? प्रोग्राम आईडी उस प्रोग्राम का नाम स्पेसिफाइड होता है जिसमें 1 से लेकर 30 कैरेक्टर होते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोग्राम का नाम होगा वो 1 से लेकर 30 तक होने चाहिए। पहला बात तो ये प्रोग्राम आईडी आपका कंपलसरी है। दूसरे डिवीजन की बात करें तो दूसरा डिवीजन है एनवायरनमेंट डिवीजन। तो जैसे मैंने बताया कि हर डिवीजन कंपलसरी नहीं है। तो इस अगर हम बात करें तो किसी प्रोग्राम के लिए इनपुट अथवा आउटपुट फाइल को, मतलब अगर हमें इनपुट या आउटपुट की बात करें तो हमें एनवायरनमेंट डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कोई प्रोग्राम ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें इनपुट या आउटपुट ना भी हो, लेकिन अगर नहीं होंगे तब आप एनवायरनमेंट का मत यूज कीजिए, सीधे स्टेटमेंट प्रिंट करना हो तो उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी जरूरत हो, आगे हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका कॉन्फ़िगरेशन। पहला पार्ट क्या है? तो हम आगे देखते हैं परीक्षा तथ्य सार। प्रोग्रामिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे अक्सर जाते हैं, उन्हीं को लेकर हम आपको बताएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एरे, एरे क्या होता है? एरे आप कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। एरे जो है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में एक आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर यहाँ पे देखा, ये
अगर एक एरे बनाया गया तो उसमें एक पूरी 0 1 2 3, तो ये 4 डायमेंशन का एक एरे होगा, यानी यहां पर हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, वो आपका कहलाता है एरे। तो एरे की बात करें, एरे पहले एलिमेंट की स्मृति पते यानी मेमोरी एड्रेस को कहा जाता है। तो जिसमें जो पहला वाला है जिसको बोलते हैं 0, मानते हैं अगर इसका नाम है A4 और ये है INT, इंटीजर नाम का एक एरे है जिसकी साइज 4 है, तो 4 मतलब ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 से लेके 3 तक जाएगा। तो जो इसका पहला है सबस्क्रिप्ट वैल्यू उसको बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। किसको बोलते हैं? एरे के पहले एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के स्मृति पते, मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी का एड्रेस है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस बोलते हैं। बिल्कुल सही। आगे बात करें, शब्द पुश और पॉप संबंधित है। तो एक जैसे आपने स्टैक देखा होगा, ये जैसे ये स्टैक में क्या होता है, जैसे कि आप या तस्तरी देखें, जब बफर सिस्टम में खाना खाए जाते हैं तो तस्तरी रखते हैं। तो पुश का मतलब होता है डालना, अगर हम कोई चीज अंदर डाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं पुश, और अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। पुश कॉमन सी बात है, कभी पुश करो मतलब डालो, पॉप उसको निकालिए। तो ठीक है, तो ये कहां पे होता है? पुश एंड पॉप कहां पे होता है? ये पुश एंड पॉप होता है स्टैक के अंदर। किसके अंदर होता है? स्टैक। स्टैक का वैसे जनरल मीनिंग देखें तो स्टैक का मतलब होता है ढेर। अब ढेर किस चीज का है? लाइब्रेरी में बुक्स की ढेर हो, बफर सिस्टम में प्लेट्स की ढेर हो, तो ढेर किसी भी एलिमेंट्स का हो सकता है। बस उसमें एक ही सबसे कॉमन चीज होनी चाहिए कि ढेर में जो पहले आया, फर्स्ट आया, ठीक है, मतलब पहले इनपुट किया गया, जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे लास्ट में निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? देखिए, जैसे कि अगर आप खाना, जैसे हमने बफर सिस्टम की बात की, वहां जो तस्तरी रखी गई, जो तस्तरी लोगों ने पहले रखी होगी, जब उठाने की बारी आएगी तो जो पहले रखी तस्तरी होगी वो सबसे लास्ट में उठेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी और जो तस्तरी सबसे लास्ट में ऊपर रखी गई होगी वो सबसे पहले निकलेगी। तो स्टैक जो फॉलो करता है वो करता है लिफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आगे अब सी की बात करें। सी लैंग्वेज काफी पॉपुलर लैंग्वेज है, तो सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। सी भाषा में किसी भी वेरिएबल के नाम की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम लिमिट होती है। तो जनरली जो है, जो अगर हम लोग देने की बात करें तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक ही देना चाहिए, ये आसान होता है, इजी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट होता है। फंक्शन आर्गुमेंट की बात करें तो एक पूर्ण स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, हम अगर ये बात करें डिटेल में बात करें, जैसे कि कोई फंक्शन माना, हमने मान लिया पुश की, मान लिया कि पुश एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब वो कुछ काम करेगा और उसमें कुछ इनपुट होगा, तो जो इनपुट हम करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं उसको? किसी फंक्शन में जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ये क्या हो सकता है? एक पूर्ण स्ट्रक्चर, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक, आगे सी की बात करें, थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा समझना कठिन होगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो सी भाषा की बात करें तो मैलॉक फंक्शन संबंधित है। तो मैलॉक होता है मेमोरी एलोकेशन, इसीलिए बोलता मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो भंडारण प्रबंधन से यानी स्टोरेज मैनेजमेंट से इसका संबंध है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं कि तो क्या है। अगर डिटेल में होगा तो सी की कभी क्लास चलेगी तो उसमें हम आपको समझाएंगे। आगे बात करते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक फंक्शन जो कि क्लास के अंदर होता है। अब सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज उसी तरह सी प्लस प्लस है, और सी प्लस प्लस में अगर कुछ काम करना हो तो क्लास की बात करते हैं। तो अगर क्लास की बात करते हैं, क्लास में क्या होगा? बिल्कुल बात, क्लास है तो क्लास फंक्शन की बात हम करेंगे। फिर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एरे एलिमेंट को एक्सेस करने में प्रयोग होता है। तो अगर एरे एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच, जैसे हमने बताया था कि अगर आपने लिखा INT A5, तो ये क्या करेगा? ये एक एरे बनाएगा जो 5 एलिमेंट को रखेंगे। 5 एलिमेंट किसके होंगे? 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू 1 जहां 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर वैल्यू है कि आप क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हो।
लेकिन अगर आप बात करते हैं कि उसकी वैल्यू को निकालना है, रिट्रीव करना है, तो जनरली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो कि पहला निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी अगर हमने इस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच होता है एक्सेस करने का। आगे बात करते हैं एल्गोरिथम एवं फ्लो चार्ट उपयोग होते हैं। तो एल्गोरिथम, जैसा मैंने आपको बताया था, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम आप अपने प्रोग्राम को, अपनी बात को एक सिंपल इंग्लिश में जो लिखते हैं, दैट इज द एल्गोरिथम। और अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है। वही चीज, अपनी समस्या या प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो हम चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, दैट इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स, हर सिंबल का अपना अपना मतलब होता है। जैसे स्टार्ट के लिए सिंबल है, एंड के लिए सिंबल है, प्रोसेस के लिए सिंबल है, इनपुट के लिए सिंबल है एंड आउटपुट के लिए सिंबल है। ये मैं आपको पिछले की कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था, क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट उपयोग होते हैं। किस लिए होते हैं? किसी प्रॉब्लम अर्थात समस्या को अच्छे से व पूर्णता से समझने हेतु। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। अब देखिए, अगर हम स्कोप रिजोल्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा ये स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेटर इस तरह होता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज वाली चीजें हैं, जो C++ लैंग्वेज पढ़ा होगा वही इस बात को समझ पाएगा। बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से मेमोराइज बस कर लीजिएगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए चिन्ह डबल कोलन, ठीक है, डबल कोलन का होता है, ठीक। अब आगे बात किया जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम क्या है। तो अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम की बात करें तो जावा जो सबसे जब बनी, डेवलप हुई, तो उसको ओक कहा गया था, OAK। क्या कहा गया था? ओक। बाद में यह नाम बदल गया था। तो जावा का जो शुरुआती नाम है, जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम है, वो क्या है? ओक, क्योंकि जावा को ओक कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में इसको जावा कहा जाने लगा। अब हम